आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, ये एक खुली सच्चाई है कि बीजेपी मतलब आरएसएस। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो संघीय आइडियोलॉजी से ही पनपती है, और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है। होता भी ऐसा आ रहा है, देखा भी ये जा रहा था, मगर कुछ अरसे से हालात कुछ ऐसे तब्दील हो रहे हैं कि ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या आरएसएस और बीजेपी में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, और क्या ये इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, और आगे जाके ये क्या शक्ल लेंगे। क्योंकि बीजेपी का जो बैकबोन है हिंदुत्व आइडियोलॉजी, उस बेसिस पे बीजेपी एक के बाद दीगरे कामयाबी पे कामयाबी हासिल करती जा रही है। अब अगर ये सामने आ जाएगा कि आरएसएस और बीजेपी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, तो वोटर्स मुंतशिर हो जाएंगे, और हो सकता है 2024 की जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो तवक्को के बिल्कुल खिलाफ होगी। इस ताल्लुक से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ा जॉइंट डायरेक्टर दूरदर्शन केंद्र चेन्नई, जनाब डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब। शुजात अली सूफ़ी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी शुक्रिया। जी जी शुजात साहब, क्या आपने भी सुना होगा कि बीजेपी और आरएसएस के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इख्तलाफात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक खास बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आरएसएस हमेशा जो है डोमिनेटिंग इदारे की हैसियत रखता है। जहां तक उसकी पॉलिटिकल विंग, चाहे उसको जनसंघ कह लीजिए या अब आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कह लीजिए, तो पहले हमेशा ये होता था कि पॉलिटिकल पार्टी जो आरएसएस की है, जो विंग है आरएसएस का पॉलिटिकल विंग, वो जो है पार्टी के लिए मंदिर की हैसियत रखता था, और सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स, पार्टी के लीडर्स वहां पर जाकर माथा टेकते थे। अब सिचुएशन ये है कि आरएसएस के लोग मोदी के सामने झुक रहे हैं, जिसका सबूत ये है कि मोदी जो चाहे वो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी का निकाला जाना और चौहान का निकाला जाना, इस बात का सबूत है कि वहां पर तंजीम की हैसियत खत्म हो गई है। तंजीम का जो एक एतबार होता था वो खत्म हो गया है। एक शख्स वाहिद है जो जो चाहे करता है। खास तौर पर अभी जो देखने में आया है कि येडियुरप्पा येडियुरप्पा जिनकी उम्र अब 79 ईयर्स हो गई है, जिनको मार्गदर्शन में डाला जाना चाहिए था, उनको अचानक आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले लिया। इसलिए लिया कि वो जो जात के हैं, वो जात वहां पर कर्नाटक में बड़ी ताकतवर है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। और यही तनकीद गडकरी ने की थी कि अब जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम कर रही है, तरक्की से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो बात मोदी को बहुत बुरी लगी और उन्होंने उनको निकालकर बाहर फेंक दिया। ये गडकरी का ताल्लुक, वो नागपुर के एमपी हैं, और आलम ये था उनका मकबूलियत का कि उनकी स्कूटर पर मोहन भागवत बैठकर नागपुर का दौरा करते थे। तो वैसी शख्सियत को निकाल कर फेंक देना इस बात का सबूत है कि बीजेपी और आरएसएस का जो तालमेल था वो अब ऐसा लगता है कि खत्म हो गया। और ये जो करोड़ों की जो प्रॉपर्टीज बीजेपी ने बनाई है, आने वाले दिनों में इसको कौन मैनेज करेगा, ये मसला जो है बहुत ही सुलगता हुआ है। जी, बहुत ही अहम बात आपने की है कि येडियुरप्पा 79 के हो गए हैं और उनके साथ सलूक एक है, और अडवाणी साहब को जो है मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया गया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अडवाणी साहब को कैसा फील होता होगा? क्या कहूं मैं उनको कि अगर सच्चाई अगर मैं बताऊं तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब मंडल कार्ड चल रहा था तो अडवाणी साहब बहुत परेशान थे। वो कई सीनियर लीडरों से मिले, बोले कि भाई अब बीजेपी को जिंदा करना है तो कैसे किया जाए। तो कुछ लोगों ने कुछ मशवरा दिया, कुछ लोगों ने कुछ मशवरा दिया, लेकिन इनको एक बहुत बड़ा जो मसला मिला, इनको जो जो इशू हाथ मिला था, वो मिला था बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का। तो उन्होंने राम मंदिर का इशू जो है लेकर के हिंदुस्तान भर में खून की, मैं क्या कहूँ, नदियां तो नहीं कहूंगा, खून बहाया, और अल्टीमेटली उनको एक ग्रिप सी मिली
और जिसकी वजह से बीजेपी को जो 2 एमपीज की पार्टी थी 180 तक पहुंची। तो अब आप सोच सकते हैं कि उनका हाल क्या होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। तो अडवाणी साहब को पता चल गया कि सियासी दुकान चलाने के लिए देश को जला देने से इख्तिदार हासिल नहीं होता है, अल्टीमेटली उनका सफाया होता है उन जैसी शख्सियतों का, और उनके साथ वही कुछ हुआ। जी, जी। आपने बताया कि जो है मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया गया है, मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करने में मसरूफ़। तो अब जो 2014 में ये लोगों को मार्गदर्शक मंडली में भेजने वाले लोग हैं, इनमें से कितने लोग अब वो एज को पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं? खुद मोदी साहब पहुंचने वाले हैं, 74 के हो चुके हैं, जी, देखते देखते 75 में आ जाएंगे। तो अब देखना ये कि वो कितने किरदार वाले हैं, कितने अखलाक वाले हैं, कितनी उनके पास जो है अपनी पार्टी के लिए कमिटमेंट है, वो हुँ, अपने आप को मार्गदर्शन में कैसे डालेंगे, या हुँ, फिर कंटिन्यू करने का सोचेंगे अगर हालात उनके फेवर में आते हैं। तो अब अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं मार्गदर्शन के काबिल। हुँ, लगभग 70-72 के लोग तो हो गए हैं, हुँ, लेकिन यहाँ पर मार्गदर्शन का कोई सवाल नहीं है, ये तो एक बहाना है। हुँ। एक्चुअली अपने अपने रास्ते में जो भी कांटा बन के आ रहा है उसको मोदी एक-एक करके एक हटा रहे नया हैं। बहाना, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, वो हटा रहे हैं, और ये हटाना जो है वो उनके लिए भी महँगा पड़ेगा। इसलिए महँगा पड़ेगा कि इक़्तिदार एक ऐसी बुरी बला है कि यही लोग जो आज कहते हैं कि हम पार्टी के वफ़ादार हैं, कल वफ़ादार नहीं हो सकते। हुँ। तो अब मोदी साहब तो बीजेपी के आइकॉन बने हुए हैं, मोस्ट जी, पावरफुल मैन एंड द ओनली वन मैन शो भी कहा जा सकता है अगर अमित शाह को शामिल नहीं करेंगे। तो वो जब ये पोजीशन में रहेंगे तो यकीनन वो मार्गदर्शक मंडली का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा। वरना ये होगा कि 2024 से पहले वो 75 के हो जाएंगे और अखलाकी फरीज़ा उनका ये होगा कि वो मार्गदर्शक मंडली में अडवाणी साहब से जा मिलें। क्या फरमाते हैं आप? बिल्कुल। बिल्कुल। और जहां तक सवाल अमित शाह का है, हुँ, अमित शाह की हैसियत मोदी के नजरों में एक पोस्टमैन के सिवा कुछ भी नहीं है। हुँ, लोग बहुत गलत समझ रहे हैं कि अमित शाह नंबर 2 है। हुँ, यहाँ पर जो है मोदी के पास 1 से लेके 100 तक मोदी ही मोदी है। अच्छा। इंदिरा जी के बारे में ये कहा जाता था कि 1 से लेके उनकी कैबिनेट में 1 हुँ, से लेके 10 तक इंदिरा ही है, बल्कि उनकी कैबिनेट का वाहिद मर्द इंदिरा गांधी है कहा जाता था। तो जी, यहाँ तो आलम ये है मोदी का कि 1 से लेके 100 तक कोई उनका जानशीन नहीं है, कोई उनका सेकंड उनको कोई सेकंड पोजीशन किसी के पास नहीं है उनकी नज़रों में। जी। आपने अपने गुफ्तगू के दौरान बताया कि ये हर वक़्त इलेक्शन के फ़ोकस में ही रहते हैं और उसी अंदाज़ में काम करते हैं। चुनांचे तकारीर भी अगर इनकी देखेंगे, तो सिर्फ़ ऐसा लगता है जैसे अब अगले महीने चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं, जी। इलेक्शन हालाँकि मोड में रहते हैं। जी, हालाँकि पिछले महीने एक इलेक्शन हुआ है, कामयाबी हासिल की है, मगर फिर जब तकरीर करेंगे तो ऐसा लगता है कि अगले महीने में चुनाव है। तो ये देखिए चुनाव का जी, 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 बोलिए हाँ, सवाल आप चु पूरा चुनाव का जो फ़ोकस है, इस तरह से तो हुकूमतें बहुत ज़्यादा देर नहीं चलती। मुल्क 100% आपने जी, मुल्क 100% मईशत की तबाहकारी में जाने वाला है। ये कैसा आप देखते हैं? देखिए, बड़े तज़ाद है मोदी की शख्सियत में। एक तरफ तो वो खुद बेशुमार जो है वेलफेयर स्कीम शुरू कर चुके हैं, जिस पे अमल भी हो रहा है। 5 किलो चावल की स्कीम जो है, आप कब तक चावल देते रहेंगे? क्या ये जो है रेवड़ी नहीं है? हुँ, अगर ये देते हैं तो रेवड़ी नहीं है, अगर हुँ, कोई और जो है म चीफ मिनिस्टर देता है तो रेवड़ी है। हुँ, तो ये बात गलत है। रेवड़ी बाँटने की जो बात ये कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि पार्टी कम्युनल जो उनका कार्ड है, वो रेवड़ियों के सामने नहीं चल पा रहा है। हुँ, जैसे है, दिल्ली की बात है, दिल्ली में मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, एक जर्नलिस्ट, एक एंकर, तो 100% लोगों ने कहा कि हम मोदी के मुकाबले में केजरीवाल को वोट देंगे। तो सवाल किया गया कि क्यों देंगे? तो हुँ, उन्होंने कहा कि पानी फ्री मिल रहा है, हुँ, करंट 200 यूनिट का फ्री मिल रहा है, बसों में सफर फ्री मिल रहा है, तो हम क्यों किसी और पार्टी को वोट देंगे? हुँ, सड़कें अच्छी बन चुकी हैं, स्कूल्स अच्छे चल रहे हैं, तो हम दूसरे आदमी को देखेंगे क्यों? मोदी के पास
फूट ज्यादा है, प्रैक्टिकली काम करने की जो ताकत है, जो क्षमता है वो नहीं है, ये लोगों का कहना था। तो जी। आपको डर है रेवड़ी कल्चर से। रेवड़ी कल्चर क्या है? वेलफेयर स्टेट में अगर कोई वेलफेयर स्कीम शुरू करता है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने भी 2019 के चुनाव में ये कहा था कि हम जो बिलो पॉवर्टी जो खानदान है, तकरीबन 5 करोड़, उनको 60,000 रुपए महीना पेंशन देंगे। पूरे जितने भी बड़े-बड़े मुल्क हैं दुनिया में, हुँ, वो लोग वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं। क्यों क्यों दे रहे हैं उनको? भाई हुँ, आबादी तो आपकी 140 करोड़ है, आप सिर्फ 5 करोड़ लोगों को क्यों दे रहे हैं भाई? क्यों हुँ, हमने जो है कांग्रेस पार्टी ने क्यों ऐलान किया कि हम इतने खानदानों को देंगे? तो इसका मतलब ये है कि एक तज्जिया किया जाता है कि भाई कौन जो है हद-ए-गुर्बत से नीचे है, कौन-सा तबका कमज़ोर है, उसको कैसे जो है ऊपर लाया जाए, कैसे उसको उठाया जाए। ये एक जो है सियासत का मतलब ही वेलफेयर का मतलब है, सियासत का मतलब वेलफेयर एक्टिविटी। हुँ। सियासत का जी, मतलब कोई मज़ाक या मस्खरापना तो नहीं है। जी। अभी जैसे मोदी साहब ने ये कह दिया था कि 2022 में पूरे हिंदुस्तानियों को मकान मिलेंगे। हुँ, कैसे मकान? पक्के मकान, और हुँ। वो मकान में पानी होगा पीने का, और जो है बाथरूम भी होगा। ये सारी बातें उन्होंने बड़ी शान से कही। लेकिन बिल्कुल। क्या बड़ी मुश्किल से 16% के करीब मकान बने हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो हुँ, आप सोचिए 100% में और 16% में कितना बड़ा फ़र्क है। जी, तो आप झूठे वादे करेंगे, आप लोगों को जो है हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे वरगलाएँगे, लोगों में जो है तफ़र्रुक़ा पैदा करेंगे, जी। लोगों में तफ़रीक़ पैदा करेंगे। अच्छा, एक मैं बड़ी दिलचस्प बात आपको कहना चाहूँगा कि माज़ी में जब फ़सादात होते थे, हुँ, तो उतनी तहक़ीक़ात होती थी, किसका हाथ है, किसका हाथ है? हमेशा आरएसएस का हाथ था, क्योंकि आज आरएसएस के लोग खुल्लम-खुल्ला कह रहे हैं कि हमने 5 को मरवा दिया, हमने वो किया, हमने ये किया। तो अब तो तहकीकात की ज़रूरत भी नहीं है। एक हुँ, मुल्क में एक वाज़ेह पिक्चर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये है, भारत जलाओ पार्टी। उसमें हुँ, क्या हो रहा है बताइए मुझे? कन्फेस किया जा रहा है हुँ। और ये कहा जा रहा है कि अगर फिर ऐसा कोई वाक़या हुआ तो तुम लोग लिंचिंग कर दो, हम ज़मानत पे तुमको वापस ले आएँगे। तो ये जो चीज़ें हैं, पहले छुपी हुई होती थी, अब तो हुँ, खुल्लम-खुल्ला हो गया है। तो जो बिल्कुल। भी सरकारें आएँगी या फ्यूचर की सरकारें आएँगी, उनको मौका मिलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो है पूरी ताकत उनको मिलेगी और एक नए दौर का आगाज़ होगा। क्योंकि जी। एक मशहूर मुहावरा है कि मुजरिम जब जुर्म करता है, तो वहाँ पर हुँ, अपने कुछ निशान छोड़ जाता है। अब तो निशान छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुजरिम खुद कन्फेस कर रहा है कि हमने बिल्कुल, ये किया, हमने वो किया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत ही बुरा हाल होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल वो कहते ना कि वो एक अट्टे का जो है महल हो और अचानक वो टूट के गिर जाए, तो वैसा सिचुएशन होने वाला है। हुँ, हुँ, आपकी जो पहले जो आपका जो सरमाया था बीजेपी का वो 300 करोड़ के लगभग था। हुँ, आज ये जो है 4,000 करोड़ की मिल्कियत की मालिक पार्टी है। हुँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि 4,000 करोड़ जैसी खतीर रकम आपके पास कहाँ से आई? जब तहकीकात होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएँगी। और बिल्कुल। ये भी सुनने में आया है कि आरएसएस के आरएसएस के कुछ लोग जो वोकल हैं, लेकिन उनके पास कुछ खामियाँ हैं, कुछ क्या मोटे लफ्ज़ों में कहते हैं घपले हैं। तो बीजेपी ने उनको भी डराया है कि अगर हुँ, तुम लोग अपनी लक्ष्मण लक्ष्मण रेखा जो वो है क्रॉस करोगे, तो फिर तुम्हारे खिलाफ भी जो है जितने भी हमारे हथियार हैं, हरबे हैं, सीबीआई के और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, वो भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाएँगे। तो अपने ये बाप लोग को ना अपने अपोज़िशन बाप को पार्टी को आँख डरा दिखाने रहे के हैं। मुतरादिफ है। बिल्कुल, हुँ, ये लोग ना सिर्फ अपोज़िशन पार्टी को डरा रहे हैं, बल्कि खुद आरएसएस के लोगों को डरा रहे हैं। जी, जी। इसके अलावा रेवड़ियों की जो बात हो रही है, जो कोई भी वेलफेयर स्कीम दी जाती है अपोज़िशन पार्टी की जानिब से, तो ये रेवड़ी कहकर मज़ाक उड़ा रहे हैं। पॉलिटिशियंस भी जब चुनाव होते हैं, तो ये रेवड़ियाँ माँगते हैं लोगों से। उन्होंने 2019 इलेक्शन से पहले कहा था, क्या पुलगामा के नाम पर वोट मिल सकता है? नहीं, एक एक हादसा है, जी। वो हादसे को लेकर आप वोट कैसे माँग सकते हैं? वही तो मसला है। इस वक़्त जो हिंदुस्तान में जो सियासी जो रुझान है, वो मैं समझता हूँ कि पसमानदगी की आखिरी इंतहा को पहुँच चुका है। हुँ, अरे! आप अगर कुछ काम करेंगे तो वो बिल्कुल नेकी है, अगर कोई आपका अपोनेंट काम करेगा तो वो बदी है। हुँ, हाँ?
तुम पियो तो पुन, हम पिए तो पाप, तुमको जी। सो मुआफ, जुल्म हो के लूट। ये तो है, ये तो जो है कोई सियासत में ये चलने वाली चीज नहीं है। हुँ, और अगर रूलिंग पार्टी अपोजिशन की इज्जत नहीं करती है तो उसको हुँ, सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में वो अपोजिशन बन सकती है, जी, तो इसका तो ख्याल करना चाहिए ना, बिल्कुल। ये तो तो सोचना चाहिए ना। ये जो मौजूदा वक़्त में बीजेपी की मनमानी चल रही है और अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को भी फरामोश कर चुके हैं। तो ये सुनने में आ रहा है कि आरएसएस एक पार्टी बनाने की तैयारी कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी। कहाँ तक सच्चाई है इसमें? आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि वो जिसको चाहे मदद कर सकते हैं। माजी में ये रिकॉर्ड मौजूद है कि आरएसएस ने कांग्रेस को वोट दिलाया था, कांग्रेस के लिए काम किया था। जब इंदिरा जी का कत्ल हुआ था और राजीव गांधी पीएम कैंडिडेट बन के इलेक्शन लड़ रहे थे, तो एक तारीख बनी, 400 425 सीटें कांग्रेस को मिली, तो इसमें सभी का हाथ था। और उसमें हो सकता है कि आरएसएस का भी हाथ हो, क्योंकि आरएसएस कहती है कि आरएसएस अब आजकल में आरएसएस कह रही है कि बीजेपी हमारा पॉलिटिकल विंग है। पहले आरएसएस कभी नहीं कहती थी। हुँ, आरएसएस कहती थी कि हमारा एजेंडा हिंदुत्व है, जो हुँ, भी हमारे एजेंडे पर काम करता है हम उसको सपोर्ट करते हैं। हुँ, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि नहीं, हमारी पॉलिटिकल विंग है। अच्छा, बीजेपी भी कहती थी कि नहीं 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 नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है आरएसएस से, ची ची ची, हमारा कोई ताल्लुक नहीं आरएसएस से, इस तरह का अंदाज था। हुँ, आज ये कहते हैं कि हमें फख्र है कि हम आरएसएस के लोग हैं, हमारा ताल्लुक आरएसएस से है। बिल्कुल। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की दौर की हुकूमत देख लीजिए, उनके जो कायदीन थे उनसे पूछा जाता था कि भाई आप आरएसएस के हैं, तो नहीं नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आरएसएस कहते थे। अब आरएसएस जो है खुल के कहती है कि बीजेपी हमारा पॉलिटिकल विंग है, और पॉलिटिकल विंग ये कहता है कि हमारी माँ जो है आरएसएस है। लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि आरएसएस जो है बीजेपी की सौतेली माँ बन गई। जी, जी। तो अब इस तरह से अगर बीजेपी की सौतेली माँ बन चुकी है आरएसएस, तो क्या आरएसएस रेजिम चेंज चाहेगी आने वाले इलेक्शन में कुछ और ही सिनेरियो होगा? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि जब आप बिलो द बेल्ट जो है मारते हैं ना, तो अच्छे-अच्छे लोग जो है बदल जाते हैं। तो यकीनन चेंजेस आएँगे, उनकी हुँ, सोच में फ़र्क आएगा, और उनको एक इस बात का भी उनको एहसास हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो मुसलमानों के खिलाफ जो कैंपेन ये लोग चला रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ जो कैंपेन ये लोग चला रहे हैं, उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हुआ है। हुँ, आप भले ही ये कह लें कि नहीं भाई, अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में भी तो जुल्म हो रहा है, फला फला फला, ये कोई कोई तुक नहीं है। हुँ, अपनी बुराइयों को, अपनी खामियों को खत्म करना चाहिए। और आरएसएस में जो सुलझे हुए लोग हैं, वो इस सूरत हाल से परेशान हैं। हुँ, आप अगर इनकी तकरीरें सुनते हैं मोहन भागवत की, तो 90% तकरीरों में बैलेंस है, बिल्कुल। बैलेंस। और वो ये कहते हैं कि भाई, ये फिरका परस्ती चलने वाली चीज नहीं है, हम सब एक हैं। तो थोड़ा-सा सोच में फ़र्क आया है, हुँ, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं आया है। और बहुत सारे जो बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं, वो भी बहुत बुरा मान रहे हैं। चुनांचे एक बीजेपी के एमएलसी ने कहा कि भई, ये फ़िरका वाराना बुनियाद पे चुनाव लड़ना, फ़िरका वाराना बुनियाद पे वोट हासिल करना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है हमारे लिए। हुँ, बीजेपी के एमएलसी ने बड़े उससे एतमाद के साथ कैमरे के सामने कहा। हुँ। तो आने वाले 2024 के चुनाव में आप बीजेपी के बजाय किसी और की हुकूमत देख रहे हैं? बिल्कुल पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि अभी से ही काम शुरू हो गया है। और अभी आपको इनका भी रिएक्शन देखना है ना, जिन जिन लोगों को पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाला गया है, हुँ, हुँ, उनका रिएक्शन भी आपको सामने आएगा। हुँ, इमीडिएट तो नहीं आएगा, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में वो आपके सामने वो भी आएगा। जैसे नितिन ठीक। गडकरी है, नितिन गडकरी की बड़ी इज्जत है, हुँ, अपोजिशन के प्रति बड़ी इज्जत है। हुँ, और उनका जो पोर्टफोलियो है रोड्स का, उसमें उन्होंने 4 चाँद लगा दिए, उसमें दो अच्छा दो काम राय नहीं। करता है। बिल्कुल। हाँ, तो आप आपके अपोनेंट पे आपकी तारीफ करते हैं, तो लाज़मी बात है उनको उनको पूरी-पूरी हमदर्दी मिलेगी, पार्टी से भी मिलेगी और पार्टी के बाहर के लोगों से भी मिलेगी। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पर मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने नितिन गडकरी के बारे में अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये हमारी इंसल्ट है, नागपुर की इंसल्ट है, एक ऐसा आदमी जो गैर मामूली काम कर रहा है, जिसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी, उसको हटा देना कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जी। एक बात तो पक्की है कि जब अनानियत आ जाती है,
किसी पार्टी में और वो वहां का पार्टी का एक मुखिया जो है टोटली अपने आप को जो है पावरफुल समझने लगता है और हिटलर की तरह काम करना लगता है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके कोई वैसे कोई माने मतलब नहीं होते, लेकिन दिखावे के लिए तो ऐसे लोगों को रखना चाहिए था। वो गलत मैसेज लोगों के पास गया है। ठीक है, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। आपका बहुत बहुत नाज़रीन, ये थे डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब, जो कि बीजेपी के मनमानी फैसले और फिर आरएसएस की उनसे नाराज़गी, ये देखते हैं, ये महसूस करते हैं कि हो सकता है 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी के बजाय किसी और की हुकूमत हो मुल्क हिंदुस्तान में। अब देखना यह है कि क्या वाकई शुजात अली सूफ़ी साहब जैसा सोच रहे हैं वैसा होता है, क्योंकि परवरदिगार किसी को पावर देता है और पावर देकर आजमाता है। अगर वो कामयाब होते हैं तो खुशनुदी हासिल करते हैं, वरना रद्द कर दिए जाते हैं। तो हो सकता है बीजेपी भी आगे के इलेक्शन में रद्द कर दी जाए। हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।